ओके, तो आई वाज सेइंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कवर किया था। आपको याद होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके लिए हमने कुछ इस तरीके की इक्वेशन लिखी थी, E0 sin ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड करंट के लिए हमने कुछ ऐसी इक्वेशन बनाई थी, I is equal to I0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ एक्स्ट्रा फेज फाई। ठीक है, और इसके कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हमने बनाए थे, जैसे कि पीक वैल्यू किसे कहेंगे, एवरेज इन हाफ साइकिल, एवरेज इन फुल साइकिल कैसे निकाला जाएगा, आरएमएस करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ किसे कहते हैं। सो दैट वाज क्वाइट अ बेसिक। फिर आज के लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड कल ही शायद हमने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी साइमल्टेनियसली सॉल्व किए थे। आज का जो लेक्चर है अपना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंसेस या कैपेसिटर्स या इंडक्टर कॉइल्स के अक्रॉस एसी सोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके के ईएमएफ को जो अल्टरनेटिंग कहलाता है, इसको हम ज्वाइन करें, इसे कनेक्ट करें, तो उन कंपोनेंट्स का बिहेवियर कैसा है, क्या ये कंपोनेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट सोर्स पर जोड़ा जाए, या कुछ चेंजेस आते हैं क्या। बिकॉज जिस तरीके का ईएमएफ हम उन्हें देने वाले हैं या जिस तरीके का करंट हम उन्हें देने वाले हैं वो अल्टरनेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, वैरिंग करंट है, कम ज्यादा होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव की ऑर्डर्स उसमें आने वाले हैं, तो कंपोनेंट्स का बिहेवियर भी बदलेगा। ओके, तो एक एक करके हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल बी जस्ट कंसिडरिंग द थियोरेटिकल पार्ट and its exact consideration के how exactly a particular component will behave in an AC circuit। और आज हम तीन अलग अलग कंपोनेंट्स पर काम करेंगे, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर्स। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हमने AC टू अ रेजिस्टेंस। सो लेट्स से कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है R, और हमने इस रेजिस्टेंस को क्या किया, एक AC पावर सोर्स या AC EMF के सोर्स के साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आप जानते हैं AC सोर्स में कोई पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है, देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव इन इट। बिल्कुल सिंपली जस्ट एक EMF का सोर्स हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया E, एंड वी मे फाइंड दैट केस में से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा एंड एवरीथिंग इज as normal as we expect। तो इस रेजिस्टेंस में कितना ईएमएफ जाएगा या कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उतना ही जितना हमने यहाँ पे लगाया है, बिकॉज वी हैव जस्ट मेड अ काइंड ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो ये हो जाएगा E0 sin ओमेगा टी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से करंट कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा। तो करंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई कर लेना चाहिए। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो करंट बाय डेफिनेशन बनेगा जो भी ईएमएफ तुमने अटैच किया है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ओके, तो इस करंट सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में अगर हम करंट की इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे ईएमएफ यानी कि E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये फैक्टर डिवाइडेड बाय R। अब देखा जाए तो ये पूरा फैक्टर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे कनेक्ट किया वो R वैल्यू है, तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस करते हैं बाय अ सिंगल नंबर, बाय अ सिंगल वैल्यू, कॉलिंग इट एज I0 I0, which is itself is the peak value of current। therefore इक्वेशन मिलती है I is equal to I0 sin ओमेगा टी। दैट्स इट। अब दो तीन बातें यहां कंपैरिजन करने लायक हैं, जैसे कि ईएमएफ और करंट की इक्वेशंस अगर हम इस रेजिस्टेंस में देखते हैं तो हमें
कोई फेज में डिफरेंस पता नहीं चलता है, कोई डिफरेंस ऑफ फेज यहां क्रिएट नहीं हुआ. दिस इज साइन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो साइन फंक्शन, दैट्स इट. There is a peak value of EMF and here also there is a peak value of current. That's it. No leading, no lagging, कोई करंट आगे नहीं बढ़ा, कोई EMF आगे नहीं बढ़ा. हाँ, इतना जरूर है कि इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला EMF अगर अल्टरनेटिंग है, साइन फंक्शन का है, तो करंट भी अल्टरनेटिंग है, साइन फंक्शन का है. सो दे आर इन आइडेंटिकल सिचुएशन. EMF और करंट जो है ना बेटा, यहां पर एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं. There is no difference at all. Are you getting what I'm saying? Yes? Yes, sir. हाँ, इतना जरूर आप कह सकते हो कि अगर आपने पीक वैल्यू ऑफ करंट को चेक किया और पीक वैल्यू ऑफ EMF को चेक किया, तो डेफिनेटली जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी ना, वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो EMF की पीक वैल्यू से कम आ जाएगी. क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, E0 को जब कुछ R से आप डिवाइड करोगे, अब आप R कुछ तो लोगे ना, 2, 5, 10, 100, 20, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, कुछ तो लोगे. तो एक बड़े नंबर से यूजुअली हम यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल ये रेशियो डिक्रीज हो जाता है. और ये कॉमन सा बिहेवियर है कि किसी भी रेजिस्टेंस में से जब हम करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस का बिहेवियर यही तो करेगा कि वो करंट को डिक्रीज कराता है. तो एक मैग्नीट्यूड फॉर्मेट का छोटा सा कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं. एक और बात बड़ी ऑब्जर्वेबल है, अगर आप इसमें EMF और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं कि भाई करंट कैसे चल रहा होगा इसमें और EMF कैसे चल रहा होगा इसमें, सो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. दोनों के दोनों साइन फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, EMF भी साइन फंक्शन है, करंट भी साइन फंक्शन है. तो मान लेते हैं 0 से हमने कहानी की शुरुआत की, एंगल 0 रखा हमने, ओमेगा टी को 0 रखा, तो साइन 0 0 यहां भी हो गया, साइन 0 0 यहां भी हो गया, तो दोनों 0 से शुरू कर रहे हैं. जब हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं यानी कि π/2 पर, तो हम देखते हैं कि साइन फंक्शन 1 हो जाएगा, तो करंट अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा और EMF भी अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा, पॉजिटिव. सो ऑन जब हम पाई पर पहुंचते हैं तो फिर एक बार साइन पाई 0 हो जाएगा, यहां भी साइन पाई 0 हो जाएगा, तो करंट भी 0 का वैल्यू ले लेगा, EMF भी 0 का वैल्यू ले लेगा. और इसी तरीके से जब हम 270 पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि EMF ने भी अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू ली और करंट ने भी अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू ली, क्योंकि 270 करने पर साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी -1. और जैसे जैसे ओमेगा टी का वैल्यू इंस्टेंटेनियस लेवल पर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे एक साइन फंक्शन का बिहेवियर हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा. अब बड़ी पते की बात यहां यह समझ में आई कि रेजिस्टेंस में करंट और EMF में किसी किस्म का फेज डिफरेंस नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. EMF एंड करंट इन रजिस्टर आर इन फेज. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ फेज. कोई ऐसा एक्स्ट्रा टर्म यहां पे नहीं आया. बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली इन साइन फंक्शन. तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आया. ओके, अब इस बात को समझने के लिए कि क्या करंट में और EMF में कोई फेज डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, हम एक खास किस्म की डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम. ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी एक वेक्टर डायग्राम है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं. मान लीजिए कि एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, वेक्टर A, और इमेजिन करते हैं कि एक दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, वेक्टर B, और ऐसे मैंने इसके एंगल को ऊपर होता हुआ दिखाया और मैंने कहा 60 डिग्री. तो इस डायग्राम से पता है आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? आप निकालोगे कि वेक्टर B इज 60 डिग्री अहेड ऑफ वेक्टर A. ये बात समझ आ रही है? वेक्टर B इज 60 डिग्री अहेड ऑफ वेक्टर A. क्लियर है पॉइंट? तो ऐसी अगर हम एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम फेज एंगल्स को समझने की कोशिश करें तो उसे फेजर डायग्राम कहेंगे. ओके, और ये जो फेज एंगल है ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता जाता है. एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे. अगर मैं एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो ये लीडिंग का सिंबल बनेगा. लेकिन इमेजिन करिए कि अगर मैं एक और तीसरा वेक्टर बता दूं ऐसे नीचे और क्लॉकवाइज एंगल ले लूं 60 डिग्री का, तो पता है मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर C इज 60 डिग्री लैगिंग, लैगिंग, पीछे, पीछे, लैगिंग टू वेक्टर A.
तो कौन से एंगल्स को लीडिंग माना जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को लीडिंग माने, और अगर एंगल हमें किसी सिचुएशन में क्लॉकवाइज गिनना पड़ा तो उसे क्या मानेंगे, लैगिंग, पीछे होता हुआ, कम पड़ रहा है, पीछे रह रहा है, लैग कर रहा है। तो अगर एंगल हमें क्लॉकवाइज गिनना पड़ा तो लैगिंग का मीनिंग बनेगा, और अगर एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज गिनना है तो वो लीडिंग का मीनिंग बनेगा। यहां बताइए बी और ए में क्या रिलेशन कहा जाएगा? बी इज लीडिंग। लीडिंग कितने एंगल से? 60 डिग्री किसको? टू ए। ए को। और सी के लिए क्या कह सकते हो? लैगिंग। सी इज लैगिंग विथ व्हाट एंगल? 60 डिग्री टू ए। विथ ए। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम की हम जरूर हेल्प लेंगे, नो डाउट। अब आइए, ये डायग्राम जिसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं, ये मैं रेजिस्टेंस के लिए बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रहा है। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो व्हाट वी मे गेट, सी इट केयरफुली। लेट्स से कि यहां मैंने एक वेक्टर बनाया और मैंने इसे कहा ई, ठीक है, ईएमएफ कहा मैंने इसे। तो मुझे बताइए मैं करंट का वेक्टर कहां बनाऊं? इसके ऊपर बनाऊं, इसके नीचे बनाऊं, ऐसा 90 डिग्री पे बना दूं, अपोजिट बना दूं, पीछे की तरफ 90 डिग्री पे बनाऊं, या एग्जैक्टली इसी के ऊपर बनाऊं? यस, सोच समझ के बोलना। दोनों में कोई, हाँ शाबाश, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है बेटा। अगर इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो जो करंट का वेक्टर बनेगा ना, वो एग्जैक्टली ईएमएफ के वेक्टर पर ही हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कोई फेज का डिफरेंस ही नहीं है। जब फेज का डिफरेंस नहीं है तो तुम क्यों आगे पीछे बताओगे, उसे नहीं बताओगे। तो तुम कहोगे कि करंट का सिनेरियो भी एग्जैक्टली ईएमएफ के साथ ही है, और ये हो गया आई। तभी तो हम कहते हैं कि कोई फेज डिफरेंस यहां क्रिएट नहीं होता है। ओके, आई बच्चों बात समझ में? यस और नो? यस सर। तो हमें इस सारे डिस्कशन से ये पता चलता है कि रेजिस्टर या रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, एसी सर्किट में कोई खास दूसरा बिहेवियर हमें नहीं दिखाता है। वो वैसे ही यूजुअल तरीके से काम करेगा जैसे कि वो डीसी सर्किट में काम करता है। करंट को डिक्रीज कराएगा, अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया है तो अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करा के दे देगा। ईएमएफ और करंट में कोई फेज डिफरेंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल वन ऑन वन वेव बनेगी, और फेज की डायग्राम में भी कोई आगे पीछे का एंगल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब आते हैं इंडक्टर पर। अब यहां थोड़ा आपको बहुत गहराई से समझना है। आते हैं इंडक्टर। पहले तो ये जानते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। बेटा एक छोटी सी कॉइल अगर हम बनाते हैं, कुछ इस तरीके की कॉइल, ठीक है, तो इस कॉइल को हम कॉल करते हैं इंडक्टर, छोटी सी कॉइल। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने सोलोनाइट बना दिया था, है ना, वैसे अगर हम एक कॉइल यहां इस्तेमाल करें, स्प्रिंग नहीं होती है, ये याद रखिए, इट इज नॉट ऑफ स्प्रिंग नेचर, सिर्फ वाइंडिंग होती है इसमें। तो एक छोटी सी कॉइल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंडक्टर। और हर एक इंडक्टर का ना एक अपना कांस्टेंट होता है। जैसे हर एक रजिस्टर का अपना एक वैल्यू होता है आर, वैसे ही हर एक इंडक्टर का अपना एक कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एल। ठीक है, याद रखिए, सेल्फ इंडक्टेंस। अब इस तरीके के कॉइल को या इस तरीके के इंडक्टर को अगर हमने एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया तो क्या होगा, आइए समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। तो ये मैंने एक इंडक्टर ले लिया, इस इंडक्टर का अपना सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और हमने इसे जोड़ दिया, अटैच कर दिया एक एसी सोर्स के साथ। मैं फिर इस बात को यहां दोहरा दूं कि एसी सोर्स की कभी कोई पोलैरिटी नहीं होगी, ये फ्लक्चुएटिंग सोर्स होता है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक करंट सोर्स लगा दिया I, जिसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं I0 साइन ओमेगा टी।
तो शुरुआत में हमें पता चला कि हमने इतने करंट को इस्तेमाल करना है, I0 sin ओमेगा t. Now there comes a very interesting point. अगर हम इस इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ जोड़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ते हैं, तो हम जानते हैं कि ये करंट ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है पूरा यहां पे, केयरफुली सुनना, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? यस यस और नो? यस सर। तो बच्चों इसमें करंट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। बेटा अगर इसमें करंट चेंज होता गया तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, जानते हो ना? जहां जहां करंट फ्लो करेगा वहां वहां क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यस और नो? यस सर। तो बच्चों अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो क्या इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो भी चेंज होगा? क्योंकि करंट वेरी कर रहा है, ठीक? यस सर। मैं फिर दोहरा दूं इस बात को, करंट चेंज हो रहा है तो करंट जब कभी किसी जगह फ्लो होता है, किसी वायर में फ्लो होता है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा? सोचिए सोचिए इस पर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा इसमें से पास होने वाला? कम ऑन फास्ट, जरा सुनाई दे जैसा ऐसे बोले मुझे, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा? यस सर। हाँ, अब चौथी बात बताइए, अगर मैग्नेटिक फील्ड या आप कह लें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस तरीके से बदलता गया तो क्या होगा? ईएमएफ का इंडक्शन होगा। एक ईएमएफ का इंडक्शन होगा, शाबाश। मतलब इस इंडक्टर में एक नया ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज आपने एक ऐसे करंट के सोर्स को यहां ज्वाइन करा दिया जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। तो ये काम थोड़ा मामले को बिगाड़ देगा। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो एज सच थिंग, ये सादा सीधा रेजिस्टेंस था। अब चूंकि ये कॉइल है, इसका सरफेस एरिया बन रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि यहां पर ईएमएफ का इंडक्शन होगा। अब होता ये है कि ये जो ईएमएफ यहां इंड्यूस होता है बाय प्रॉपर्टी, वो अपने सोर्स को किल करने की कोशिश करेगा। अब ऐसा क्यों है, इसके सारे रीजंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर साइमल्टेनियसली चल रहा है तो वहां पर हम उसे और कवर कर लेंगे। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा ना, वो एक्चुअल सोर्स को किल करने की कोशिश करेगा, एक्चुअल सोर्स के ईएमएफ को रुकाने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसे कहा जाता है बैक ईएमएफ। एक नाम दिया जाता है बस, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैक ईएमएफ ये वो क्या है, कुछ नहीं है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और वो जो बैक ईएमएफ है वो ऐसे लिखा जाएगा, ई बैक इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है? अब यहां तक की बात मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं, आपसे सुनना चाहता हूं, बताएं आपको ये साइमल्टेनियसली याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। हमने एक अल्टरनेटिंग करंट ज्वाइन कराया बच्चों, यस, इंडक्टर पर अल्टरनेटिंग करंट मतलब वेरिंग करंट ज्वाइन कराया, हाँ या ना? यस सर। वेरिंग करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? कांस्टेंट क्या वेरिंग? वेरिंग। वेरिंग। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से कैसा फ्लक्स डेवलप होगा? वेरिंग क्या कांस्टेंट? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग फ्लक्स। वेरिंग फ्लक्स। वेरिंग फ्लक्स मतलब चेंजिंग फ्लक्स, मतलब ये कि इसके अंदर फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या करता है? एक्चुअल सोर्स को किल करने की कोशिश करता है, उसे खत्म करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे कहते हैं बैक ईएमएफ, जो ऐसे लिखा जाएगा। अब हो रहा है ये कि इस सर्किट में दो दो ईएमएफ है, एक वो जो हमने ज्वाइन कराया, पावर सोर्स यहां एसी सर्किट, एसी सोर्स, और एक वो जो बैक ईएमएफ के नाम पर इस इंडक्टर में ज्वाइन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, जो ईएमएफ हमने ज्वाइन करा वो और जो बैक ईएमएफ इसमें डेवलप हुआ है वो क्लोज लूप में दोनों मिला के कितना होना चाहिए?
क्लोज लूप में ये टोटल ईएमएफ Equal- टोटल वोल्टेजेस का सम कितना होता है? बोलो 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 फटाफट, कितना होता है भाई? 0 0। लॉज पूरे लगेंगे, ओम्स लॉ पूरा लगेगा, किरचॉफ्स लॉ लगेगा, एसी सर्किट में फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो इस क्लोज लूप को ध्यान से देखो ना, एक ईएमएफ हमने ज्वाइन कराया, एक बैक ईएमएफ इसके अंदर डेवलप हुआ, क्लोज लूप है, दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ। नाउ थिंक ऑन इट, सोचना शुरू करें। ई माइनस बैक इक्वेशन की बैक ईएमएफ की इक्वेशन लिखते हैं, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ई इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं, एल डी आई बाई डी टी। अब आपके पास आई का तो एक पूरा पूरा इक्वेशन है बच्चों, आई सादा सीधा थोड़ी है, पूरा इक्वेशन है उसका। बताइए क्या इक्वेशन है आई का? कम ऑन गो अहेड, यस बोलिए। I sin omega t। वेरी गुड, साइन ओमेगा टी। अब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, करिए डिफरेंशिएट उसे। तो ये हो गया E इज इक्वल टू एल बाहर निकला, I0 बाहर निकला, ठीक है ना, कांस्टेंट रहने की वजह से डी बाई डी टी का पूरा डिफरेंशिएशन हुआ किस चीज पर? साइन ओमेगा टी पर। साइन ओमेगा टी का क्या डिफरेंशिएशन करोगे बेटा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना तो आता है हम सबको। ये ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिया जाता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों ये जो फैक्टर है ना पूरा, ये ध्यान से देखो, इस पूरे फैक्टर को ध्यान से देखो। इस पूरे फैक्टर में L सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, I0 करंट की पीक वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, वो कॉइल घुमा रहे थे अपन एसी बनाते वक्त, उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट है। तो क्यों ना इस पूरे के पूरे कांस्टेंट टर्म को एक सिंगल नंबर या कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाए और इसे कहा जाए E0। तो आप बताइए इक्वेशन क्या बनी? E0 cos omega t। Got my point? Yes or no? Yes sir। Now think on it carefully। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? E0 sin omega t plus pi by 2। Can I do so? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं यहां पे? ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे साइन फंक्शन चाहिए था और मुझे मिला कॉस, तो मैंने इसे रीएडजस्ट किया, कॉस को साइन बना दूंगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या कहते हो बेटा? जस्ट कंफर्म दिस। अरे कुछ Yes, तो sir। बोलो तेजी से, हाँ या ना? बराबर है ये? है कंज्यूमिंग टाइम यार, ये कंज्यूमिंग टाइम, ये बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आया ये? ओके, यस प्लीज कंफर्म इट। ओके ओके, आपकी माइक की आवाज नहीं आ रही, शायद आप बोल भी रहे होंगे तो माइक की आवाज नहीं आ रही। एनी हाउ, अब देखो इसमें हमको दो इक्वेशन मिल रहे हैं, एक ये जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, अब यहां समझने वाली बात है सारी, और एक वो इक्वेशन जो हमने करंट के लिए स्टार्ट में लिखी थी। ध्यान से देखना अब इन दोनों इक्वेशन को, आपको कुछ तो फील होगा, कुछ तो समझ में आएगा। देख लो इन दोनों इक्वेशन को, केयरफुली देखो। अब जब मैं करंट वाली इक्वेशन देखता हूं तो सिर्फ साइन ओमेगा टी है, लेकिन ईएमएफ वाली इक्वेशन देखता हूं तो उसमें एक्स्ट्रा फेज आ गया है पाई बाई 2 का, एक्स्ट्रा फेज, वो भी प्लस में आ रहा है वो भी। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकाले हम? इसका सिंपल सा क्या मतलब निकालें? फेज डिफरेंस आ रहा है। फेज डिफरेंस है, वेरी गुड। करंट में और ईएमएफ में फेज डिफरेंस है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, कोई तो भी लीड कर रहा है, कोई तो भी लैग कर रहा है। लॉजिकली केयरफुली सोच के बताओ, देख कर बताओ एटलीस्ट, कि कौन लीड कर रहा है और कितने से लीड कर रहा है? ईएमएफ लीड कर रहा है वेरी पाई गुड, बाय 2 से। शाबाश। ईएमएफ लीड करता है, प्लस आ चुका है, और कितने से लीड कर रहा है? 90 डिग्री पाई बाय 2 से। डिग्री से, या कह सकते हो पाई बाय 2 से। अच्छा, इसका उल्टा मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, ईएमएफ लीड कर रहा है, ऐसे बोलने की बजाय तुम ऐसे बोल दो करंट लैग कर रहा है।
क्योंकि ईएमएफ के मुकाबले में अगर करंट ईएमएफ को अगर लीड करता हुआ कहोगे तो करंट को तो लैग ही करता हुआ कहोगे ना, तो करंट लैग कर रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं हुआ था, रेजिस्टेंस में दोनों साथ साथ थे, कोई डिफरेंस नहीं आया, करंट और ईएमएफ सेम इक्वेशंस बनी थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि ये सब बैक ईएमएफ वगैरह आने वाला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ की कंडीशन आने वाली थी, तो करंट और ईएमएफ साथ साथ नहीं चल रहे हैं। ध्यान से देखा जाए तो ईएमएफ लीड करता है π/2 से और करंट लैग करता है। अब बच्चों मैं 2-3 बातों को यहाँ एनालाइज करना चाहता हूं। पहली बात ये, इस फैक्ट को लिख लेते हैं या इसे कंफर्म कर देते हैं कि हमें ये देखने को मिलेगा कि ईएमएफ लीड करेगा। 2-3 बातें मैं एनालाइज करना चाहता हूं, जैसे कि हम इसकी फेजर डायग्राम कैसे बनाएं, किस तरीके से हम इसकी फेजर डायग्राम बनाएं। एक बात तो तय है कि करंट लैग करेगा। तो मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैंने ऐसी डायरेक्शन में ईएमएफ को दिखाया, ठीक है। अब आप बताइए मुझे करंट कहां बनाना चाहिए। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लीडिंग एंगल बनेंगे और क्लॉकवाइज चलोगे तो लैगिंग एंगल बनेंगे। मैं करंट को कहां दिखाऊं, सोच समझ के। नीचे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। मुझे करंट को यहां नीचे 90 डिग्री से दिखाना पड़ेगा। ये हो गया करंट और ये हो गया 90 डिग्री, ये ऐसे। ये एक पॉसिबल फेजर डायग्राम है इसकी। दूसरी अगर मैं बनाऊं, मान लेते हैं कि मैंने करंट को ऐसे बना दिया। इमेजिन करते हैं मैंने करंट को इधर दिखाया। कंसिडरेशन, क्योंकि ये फ्रीडम हमारे हाथ में है कि हम फेजर डायग्राम को कैसे कन्वीनियंटली फ्रेम करना चाहें। अब मैंने अगर करंट को इधर दिखाया, अब बताइए मुझे ईएमएफ कहां दिखाना चाहिए। ऊपर। पॉजिटिव। ऊपर, बिल्कुल सही है। ऊपर ऐसे 90 डिग्री से ऊपर दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि ये 90 डिग्री ऐसे मेजर हो जाएगा π/2 और यहाँ का π/2 ऐसे नीचे मेजर हुआ था। तो दोनों डायग्राम्स का एक ही मतलब निकलता है। यहां हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो ईएमएफ के मुकाबले में 90 डिग्री पीछे चल रहा है। यहां हम कह रहे हैं कि ईएमएफ जो है वो करंट के मुकाबले में 90 डिग्री आगे चल रहा है। क्लियर हो गई बात? यस हाँ। दूसरा एक एनालिसिस हम यहां इसका करना चाहते हैं, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा एक सिंपल सी बात सोचना, सिंपल सी बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कभी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसमें। हालांकि ये अपने थियरी पेपर्स के लिए जो ना 2-2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। ईएमएफ का फंक्शन कौन है बच्चों? यस, ईएमएफ का फंक्शन कौन आया? कॉस। अगर 0 डिग्री में चॉइस करता हूं तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम। और अगर मैं 90 डिग्री चॉइस करता हूं तो ईएमएफ की वैल्यू 0 आएगी, मतलब मिनिमम। तो कॉस फंक्शन का अपना एक नैरेटिव है, कॉस फंक्शन का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है, जो 0 पर 1 होता है और 90 पर 0 होता है। करेक्ट है, कॉस वेव। बेटा अगर मैं कॉस वेव बनाने की कोशिश करूंगा ना किसी गिवन सिचुएशन में, तो कॉस वेव ऐसी बनानी पड़ेगी मुझे। 0 पर मुझे मैक्सिमम दिखाना है और 90 पर 0 दिखाना है। कॉस वेव का फॉर्मेट समझ में आया आपको? यस, यस और नो? यस सर। अब करंट की बारी। करंट में कौन सा फंक्शन है? साइन। साइन एक ऐसा फंक्शन है जो 0 डिग्री पर कितना हो जाता है? 1, और 90 डिग्री पर कितना हो जाता है? 0। अगर मैं साइन वेव बनाने की कोशिश करूंगा तो साइन वेव ऐसी बतानी पड़ेगी मुझे, जो कि 0 पर 0 से शुरू हो रहा है और 90 पर 1 हो जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये साइन का है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कॉस का है। शुरुआत देखिए, समझ आ रहा है? कॉस शुरुआत 1 से होगी, यानी कि मैक्सिमम से, और साइन फंक्शन समझ में आ रहा है, शुरुआत 0 से होगी। यस और नो? क्लियर है बात? यस, क्लियर है? समझ आ रही है बात ये? यस सर। तो अगर हम इंडक्टर के लिए ईएमएफ और करंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाएं तो हमें कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अब मैं इसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली पेस्ट, मतलब अपनी नोट्स में से उठा करके सीधे मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूं, बट ये काफी सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए ईएमएफ मैंने सॉलिड लाइन से बताना है। ईएमएफ कॉस फंक्शन है, बराबर 0 पर मैक्सिमम से शुरू होगा, फिर 90 डिग्री आते आते 0 हो जाएगा और फिर आगे ये अपना कंटिन्यूएशन रखेगा।
और मैंने डॉटेड लाइन से जो है ना करंट को दिखाना है, करंट साइन फंक्शन है, ये बताया मैंने आपको, करंट साइन फंक्शन जो कि 0 पे 0 होना चाहिए। तो ये 0 पे साइन फंक्शन 0 है, और जब 90 डिग्री आया यहाँ पे, ये वाली पोजीशन 90 डिग्री की है, π/2 की। तो π/2 पे जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि करंट मैक्सिमम हो चुका था, लेकिन ईएमएफ उस वक्त कॉस होने की वजह से या कॉस फंक्शन के साथ होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये साइन वेव के हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, और ईएमएफ का हमें कॉस वेव के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करना है। गेटिंग द पॉइंट? यस, यस और नो? Yes, sir. थोड़ा सा बेटा जल्दी कम्युनिकेट करें आप लोग, ठीक है? मैं जानता हूं आपको माइक वगैरह ऑन करना है, ये वो सब, बट ट्राई टू कम्युनिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। वेल, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस इसमें रह गया। आइए इसे नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। जरा इस फैक्टर पे ध्यान देना आप लोगों ने, इस फैक्टर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस में करने जा रहा हूं। मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी, ईएमएफ लीड करेगा ये समझ आ गया, फेजर डायग्राम कैसी एक्सपेक्टेड है ये समझ आ गया, ग्राफिकली कैसे वेव्स को बनाया जाएगा ये भी क्लियर हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, रिप्लेसमेंट। देखो हमने क्या किया था, एल, I0 और ओमेगा, इस पूरे टर्म को रिप्लेस किया था E0 से, ठीक है? तो हमारी जो रिप्लेसमेंट की बात थी ना वो ये थी, E0 इज इक्वल टू L I0 और ओमेगा, करेक्ट है? यही था। Yes, sir. अब एक काम करते हैं कि E0 डिवाइडेड बाय I0 कर देते हैं, इज इक्वल टू L ओमेगा, ठीक है? मैंने बस यहां से करंट उठा करके यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस फैक्टर पर गौर करें, सोचें जरा इस पर। बच्चों ये जो है ना, ये कुछ ऐसा है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट, यही है ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट। क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट? सोचिए जरा। Resistance. रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही जवाब दिया। बट एक गलती हो जाएगी हमसे, हम इस फैक्टर को सीधे उठा के आर नहीं बोल सकते, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते बेटा हम। अगर हमने इसको सीधे आर बोल दिया ना, तब तो हम एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने रेजिस्टेंस जोड़ा, लेकिन हमने रेजिस्टेंस कहां जोड़ा? हमने तो इंडक्टर जोड़ा है। गेटिंग इट? ऑल्दो आपने बात सही बताई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये फैक्टर रेजिस्टेंस का मीनिंग बताएगा हमें, रेजिस्टेंस के जैसे टर्म को हमें एक्सप्रेस करने का मौका देगा, लेकिन वो एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल रेजिस्टेंस मतलब ये वो वाला जो डीसी वाला आता है ना हमारे पास, ये वाला। क्या हमने रेजिस्टेंस जोड़ा है सर्किट में? सोचिए, हमने क्या जोड़ा है? यस, हमने क्या जोड़ा है? क्या नाम है? इंडक्टर। इंडक्टर। तो अब हम थोड़ा सा फंस गए यहां पे। इस टर्म का मतलब क्या है बताइए? सही जवाब दिया था आपने, क्या आंसर दिया था इस टर्म का? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्या इसकी जगह पे मैं आर लिख दूं? आर लिख दूं? No. आर लिखूंगा तो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर मैंने आर लिखा तो पढ़ने वाला ये समझेगा अरे इन्होंने तो रेजिस्टेंस जोड़ा, लेकिन हमने तो रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा, हमने तो इंडक्टर जोड़ा। लेकिन अब उस टर्म का मतलब तो रेजिस्टेंस का ही है, तो करें क्या? तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म को एक नए डेफिनेशन से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और इसे लिखते हैं XL इज इक्वल टू L ओमेगा। अब आपको सवाल आएगा ये XL क्या है? तो बेटा ये जो XL हमने लिखा ना, इसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देंगे इसको हम? बोले जोर से, जल्दी से पढ़ें, क्या कॉल करेंगे हम इसको? Inductive reactance. इंडक्टिव रिएक्टेंस, वी विल कॉल इट एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये वही काम करता है या वैसे ही काम करता है, वैसे ही बिहेव करता है जैसे रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। करंट को रोको, करंट के लिए अपोजिशन क्रिएट करो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है करंट अपोजिंग टर्म। तो करंट अपोजिंग टर्म यहां पर एक्सेल है, आर नहीं है। यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको? यस,
इसे हम कॉल करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर मुझसे पूछा जाए इसका यूनिट क्या है तो मैं इसका यूनिट ओम बोलूंगा, ओम, यूनिट ओम ही बोल दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, वैसा ही जैसा कि Resistance. रेजिस्टेंस का है। मतलब ये क्या काम करता है, करंट को अपोज करने का, तो ये भी करंट को अपोज करेगा। लेकिन चूंकि हम इंडक्टर जोड़ रहे हैं, उसका एक खास बिहेवियर हमें समझ आ रहा है, इसलिए हम एक नए टर्म के जरिए उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द सेम यूनिट। और खास बात ये कि ये डिफाइन किया जाएगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ एल ओमेगा। इट विल बी डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू ओमेगा। एल वो जो कॉइल हमने अटैच किया था उसका कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, XL इज इक्वल टू L2πf। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओमेगा 2πf, f फ्रीक्वेंसी। यस और नो? यस। Yes, sir. अगर मैं L2π को कांस्टेंट मान लेता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बड़ी कमाल की बात है। मतलब ये एक ऐसा अपोजिंग टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है। अगर बड़ी फ्रीक्वेंसी का एसी इस्तेमाल करूंगा तो अपोजिंग टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करूंगा एसी सर्किट तो अपोजिशन भी कम होगा। देखो एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया, इमेजिन करो, हाँ एक सर्किट है, मैंने इसमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया मान लो, और ये पावर सोर्स लगाया कुछ भी, तो ये 1 किलो ओम हमेशा 1 किलो ओम है। कितना एसी मैंने लगाया, कितना ईएमएफ मैंने यहाँ पे जोड़ा, कितनी फ्रीक्वेंसी मैंने रखी, इस पर ये डिपेंड, बोलो तो, इस पर ये डिपेंड, सादा रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है बेटा। व्हाट यू आर डूइंग यार। रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं आया। ये पूरा रेजिस्टेंस की थियरी हमने पढ़ी, रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं आया। रेजिस्टेंस जस्ट एक कांस्टेंट टर्म है। तो सादा रेजिस्टेंस अगर 1 किलो ओम का है, मैं इस पे एसी 50 हर्ट्ज की जोड़ूं, 100 हर्ट्ज की जोड़ूं, 200 हर्ट्ज की जोड़ूं, ये 1 किलो ओम हमेशा कितना रहेगा? 1 किलो ओम ही रहेगा, ये वैरी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने एक इंडक्टर जोड़ा और इस पे एसी लगाया तो इंडक्टर पे एक्सेल आ जाएगा, आर नहीं आएगा। आर नहीं आएगा, याद रखिए। इंडक्टर पे क्या आएगा? एक्सेल। अगर मैं बड़ी फ्रीक्वेंसी का एसी इस्तेमाल करूं तो ये एक्सेल भी ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए, अपोजिशन भी तगड़ा होगा। बड़ी फ्रीक्वेंसी का एसी लगा रहे हो, अपोजिशन, रिएक्टेंस तगड़ा आएगा। हल्की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करूं, कम फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स इस्तेमाल करूं, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, तो उसके हिसाब से अपोजिशन एक्सेल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। कमाल की बात है। आपको ये फर्क समझ आया? सादा रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है और एक्सेल वाला रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा? Yes, sir. ठीक है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। जब मैं पूछ रहा था रेजिस्टेंस आपको कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज करेगा, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, खामोश, सन्नाटा, एकदम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। फिर पूछता हूं, अब तो बोलें। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस एसी सोर्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या नॉर्मल रेजिस्टेंस का बिहेवियर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर डिपेंड करता है क्या नहीं करता है? नहीं नहीं करता. गए। नहीं करता है। आपको जब भी देना चाहिए था आंसर। लेकिन एक इंडक्टर अगर मैं जोड़ता हूं तो उसमें जो अपोजिंग बिहेवियर डेवलप होगा कि करंट को हमें रोकना है, रेजिस्टेंस वाला नेचर क्रिएट करवाना है, वो रेजिस्टेंस वाला नेचर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट Dependent. डिपेंडेंट। रहेगा। इनफैक्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा। बड़ी फ्रीक्वेंसी तगड़ा अपोजिशन होगा, हल्की फ्रीक्वेंसी रहेगी, कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, अपोजिशन भी कम हो जाएगा। हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेल और एफ। तो ये सारा मामला हो गया किस चीज का? इंडक्टर का। कंक्लूजन में कम से कम एक बेसिक बात याद रखें, इंडक्टर में कौन लीड करेगा और कितने से? फौरन बताएं।
इंडक्टर में कौन लीड करेगा और कितने से? EMF lead वेरी गुड, EMF ईएमएफ लीड करेगा और कितने से लीड 5/2. करेगा? 5/2. यानी कि 90 डिग्री से। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पर। तीसरा एस्पेक्ट है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, मैं बहुत बहुत स्लो करके पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, इतना स्लो कि मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैं बहुत स्लो हो रहा हूं। नाउ कैपेसिटर देखते हैं। थोड़ा सा मैं तेज होने की कोशिश करूंगा, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आए इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तो हमने कैपेसिटर जोड़ लिया और कुछ उसी तरीके का एक एसी सोर्स, ईएमएफ आप कह लीजिए, पावर सोर्स हमने यहां पर भी ज्वाइन करा दिया। कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो ये कैपेसिटर सी और ये एसी ईएमएफ हमने जोड़ा ई। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर का अपना एक बिहेवियर होता है कि जब हम कोई वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जोड़ते हैं तो वो कैपेसिटर चार्ज होता है। जब तक पोलैरिटी नहीं बदलेगी कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। ये प्लेट पॉजिटिव रहेगी, सामने वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन चूंकि हमने एसी जोड़ा है तो इसकी पोलैरिटी फ्लिप होगी। तो जब इसकी पोलैरिटी फ्लिप होगी तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। मतलब एसी में जुड़ते ही कैपेसिटर पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का इफेक्ट आने लगेगा। गेटिंग इट राइट? यस। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम काफी पढ़ चुके हैं, बताइए C इज इक्वल टू क्या? Q by V. वेरी गुड, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहां हम लिख सकते हैं Q बाय E, V की बजाय E लिखा, EMF करेक्ट है। तो हम लिख पाए Q इज इक्वल टू C इंटू E। बट हम सब जानते हैं कि हम ये EMF अल्टरनेटिंग नेचर का दे रहे हैं, यानी कि E0 साइन ओमेगा टी। इसे अच्छे से दिमाग में बिठाइए, E0 साइन ओमेगा टी। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस कैपेसिटर में फ्लो होने वाले करंट पर कुछ कमेंट करूं। मैं करंट लिखना चाहता हूं भाई। तो करंट आई इज इक्वल टू बेसिक डेफिनेशन dq बाई dt। फंडामेंटल डेफिनेशन है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक बात, dq बाई dt। सही है। नाउ दिस I इज इक्वल टू d बाई dt। q की जगह हमने लिखा ce। I इज इक्वल टू d बाई dt c। e की जगह हमने लिखा E0 साइन ओमेगा टी। एक काम करिए, आप जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकालिए। C बाहर आ गया, E0 बाहर आ गया, d बाई dt का रनिंग हुआ साइन ओमेगा टी पे। चलिए गो अहेड, बताइए क्या डिफरेंशिएशन होगा तेजी से। वेरी गुड, ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन हो गया। हमने देखा ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट निकल के आ रहे हैं यहां से। तो क्यों ना इनका एक कॉमन रिप्लेसमेंट तैयार किया जाए और इसे लिखा जाए I0। तो इक्वेशन रीफ्रेम हुई, इक्वेशन लिखी गई I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। और अच्छे बच्चे को ये समझ में आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। बोलिए क्या लिखें? प्लस 5/2. पाई बाय 2 है ना, सिंपल। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और जल्दी से मुझे अपना कंक्लूजन बताइए। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को और जल्दी से मुझे अपना कंक्लूजन बताइए। Current हमारे is काम की इक्वेशन है। Current is leading by pi by 2 phase. 5/2. phase difference. तो किसमें कौन लीड करता है याद रखना पड़ेगा। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? Current करंट। कितने से लीड करा बेटा उसने? 90 degree. 90 डिग्री से। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं फेजर डायग्राम इसका बनाना चाहता हूं, फेजर डायग्राम, और मान लेते हैं कि मैंने करंट को यहां बताया, इमेजिन करते हैं कि मैंने ये करंट बताया, तो बताइए मैं ईएमएफ किधर बताऊं? नीचे. नीचे, शाबाश, ये हो जाएगा ई। और मान लेते हैं कि मैंने ईएमएफ को इधर बताया, तो बताइए मैं करंट कहां बताऊं? ऊपर. ऊपर, लीडिंग है करंट।
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज पाई बाय 2 एंगल लीडिंग, ये हो गया क्लॉकवाइज पाई बाय 2 एंगल लैगिंग। तो कमेंट ये बनेगा ईएमएफ लैगिंग टू करंट, करंट लीडिंग टू ईएमएफ। किसमें? कैपेसिटर में। आप सोचिए रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था? कुछ नहीं, नो चेंजेस, करंट और ईएमएफ साथ में, कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई फेजर डायग्राम की नीड नहीं है। रेजिस्टेंस का यूजुअल बिहेवियर है। इंडक्टर में क्या हो रहा था? गो अहेड। ईएमएफ लीड कर रहा था। ईएमएफ लीड कर रहा था, वो बैक ईएमएफ आ रहा, वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा, ईएमएफ के साथ कुछ कैलकुलेशन बन गया, ईएमएफ लीड हो गया। कितने से लीड हुआ बेटा ईएमएफ? पाई बाय 2 से। कैपेसिटर में क्या हो गया? डेरिवेशन तो बड़ा सिंपल है, मतलब 2 मिनट आप मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। कैपेसिटर में क्या हुआ? करंट लीड कर। करंट लीड करती। अच्छा, कैपेसिटर में ध्यान से देखो, मैं कुछ चीजें थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। ये वाली वेव कौन सी है? साइन या कॉस? साइन। साइन है ना। और ऐसी वेव अगर आती है तो कौन सी आएगी? कॉस। कॉस। कैपेसिटर में ये वाली वेव ऊपर वाली ग्रीन वाली किसके लिए बनेगी? ईएमएफ। ईएमएफ। शाबाश, ये दिखती बात है भाई, ये देखो बिल्कुल साफ साफ नजर आने वाली बात है। ईएमएफ में साइन फंक्शन है। और ये जो नीचे वेव बनी है ना इधर, ये वाली वेव किसके लिए आनी चाहिए? करंट के लिए। ये भी दिखती बात है, करंट में कॉस है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है भाई इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के बताओ, तो सिंपल, वेव का नेचर दिमाग में रहना चाहिए, साइन 0 से स्टार्ट होगा जबकि कॉस 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैंने क्विकली इसका वेव नेचर इस्तेमाल किया तो मुझे फौरन ही समझ में आ जाएगा, ये हो गई इसकी वेव रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिए, डॉटेड लाइन मैंने करंट के लिए बताई है, ये कॉस है। डॉटेड लाइन 0 पे 1 से शुरू हो रही है, जबकि सॉलिड लाइन जो मैंने बताई है ईएमएफ के लिए है, जो कि बराबर साइन वेव के हिसाब से है ईएमएफ की। ठीक है ना? ये सुनो, थोड़ा सा आप इसको बाय हैंड प्रैक्टिस करिए निकालने की, ताकि थियोरी पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर पाए। और ये कुछ खास एंगल्स पर नहीं बनाना है हमें, एक फ्री हैंड रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, कंटिन्यूएशन वेवी नेचर हमें बता देना है, साइन वेव कॉस वेव। गॉट द पॉइंट? यस। अब लास्ट एस्पेक्ट पर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमने यहां एक रिप्लेसमेंट किया, आपने ध्यान दिया? माइक किसी का ऑन रह गया, प्लीज ऑफ कर लो। हमने यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट किया है, देखो तो ये रिप्लेसमेंट। अब जरा इस रिप्लेसमेंट को रीयूज करते हैं, तो ये हमारा पीक वैल्यू करंट का, ये C, ये E0, ये ओमेगा। एक काम करते हैं, E0 बाई I0 कर देते हैं। बताओ तो क्या लिखूं मैं? E0 बाई I0 क्या होना चाहिए? सी ओमेगा। नहीं 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 नहीं, 1 अपॉन C ओमेगा। 1 अपॉन आएगा E0 बाई I0, C ओमेगा इधर नीचे जाएगा। सही जा रहा है? यस सर। अब फिर एक बार मेरा आपसे बेटा क्वेश्चन वही है, ये क्या चीज होती है? अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, कंसेप्चुअली बात की जाए, तो ये ईएमएफ अपॉन करंट है। ईएमएफ अपॉन करंट मतलब एक ऐसे टर्म के बारे में बात हो रही होती है जो सर्किट में अपोजिशन करता है, रुकावट का काम करता है। आमतौर पर उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, आमतौर पर। ठीक है, लेकिन यहां हम उसे रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। अगर मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया तो मैं गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। चलो इमेजिन करो मैंने यहां रेजिस्टेंस बोल दिया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा दिमाग में आएगा ही नहीं आपके? कैसा नो? यस। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग तो वही बनता है ना भाई, कि ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है जो सर्किट में करंट अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टर्म बता रहा है। तो हम इसे रिप्लेस करते हैं एक खास टर्म से, जिसे हम लिखते हैं XC। उसी तर्ज पर, उसी वे में XL, XC इज इक्वल टू, यहां मैं ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन C ओमेगा, और इस XC को हम कॉल करते हैं
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इससे पहले क्या कॉल किया था? Inductive reactor. आप क्या कॉल करेंगे इसे? पढ़ो जरा। Capacitive कैपेसिटिव reactance. रिएक्टेंस। चलिए बताइए इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ओहम. ओम होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उसका बिहेवियर तो वही है, नेचर तो वही है, कंडीशन ऑफ वर्किंग तो वही है। यस और नो? कंडीशन ऑफ वर्किंग बिल्कुल वही है। सो ये भी एक बड़े काम की चीज है जो कैपेसिटर की बिहेवियर को हमें समझाएगी। अब एक और खास बात है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, XC इज इक्वल टू 1/C 2πf। ओमेगा हटा के हम 2πf लिख सकते हैं, नो इश्यूज। तो सोच समझ के बताइए कि ये जो XC है ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है? इनवर्स. इनवर्स। मतलब ये कि अगर हमने बड़ी फ्रीक्वेंसी का AC इस्तेमाल किया तो कैपेसिटर का अपोजिशन ज्यादा होगा क्या कम होगा? कम. कम. कम होगा। कैपेसिटर कम अपोज करेगा। बड़ी फ्रीक्वेंसी का AC आ गया, कैपेसिटर ज्यादा उसको अपोज नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज जल्दी जल्दी होना है, जल्दी जल्दी करंट अपने अंदर से फ्लो कराता जाएगा, वो अपोज नहीं कर पाएगा ज्यादा। और कम फ्रीक्वेंसी का AC इस्तेमाल किया तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा रहेगा? ज्यादा अपोजिशन करेगा या कम अपोजिशन करेगा? ज्यादा पोजीशन. ज्यादा अपोजिशन करेगा। क्या ये कांस्टेंट है या डिपेंडेबल है? XC जो होता है ना, ये कांस्टेंट है या डिपेंडेबल है? Dependable. डिपेंड. डिपेंडेबल है। एक रेजिस्टेंस कैसा होता है? किसी भी गिवन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा होता है? Independent. इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट होता है। आप ऐसे कह लो 1 किलो ओम मैंने जोड़ा, सर्किट में मैं कुछ भी कर लूं वो 1 किलो ओम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर जोड़ता हूं, इंडक्टर जोड़ता हूं, तो इनकी तरफ से जो सर्किट में अपोजिशंस क्रिएट होंगे वो डिपेंड करेंगे कि मैं सर्किट में कितनी फ्रीक्वेंसी का पावर इस्तेमाल कर रहा हूं, कितनी AC की फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है। ऑफ कोर्स यहाँ एक इनवर्स रिलेशन के हिसाब से अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ उसका आ सकता है, एक कर्व की शक्ल में, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम। हो सकता है ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए 1-2 मार्क्स के लिए, एज एन MCQ पूछा जाए, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का कैसा है। तो ये हो गए तीनों डिवाइसेस जो AC में कैसे काम करते हैं। ओके